पाकिस्तान आतंकवादियों का एक बहुत बड़ा अड्डा बना हुआ है, आतंकवादियों को पनाह दे रहा है। भारत सरकार ने इसको गंभीरता से नोट लेना चाहिए और दुनिया की मानवतावादी शक्तियों को आह्वान करके पाकिस्तान के खिलाफ एकजुट करना चाहिए। मेरे देश के जो पत्रकार नवाज शरीफ के सामने बैठ करके उसकी मिठाई खा रहे थे और नवाज शरीफ मेरे देश के प्रधानमंत्री को भला बुरा कह रहे थे, गालियां दे रहे थे, देहाती औरत कह रहे थे। जो भी पत्रकार नवाज शरीफ के सामने बैठ करके मेरे देश के प्रधानमंत्री के अपमान की बात सुन रहे थे, वे पत्रकार भी मेरे देश की जनता को जवाब दें। नाज़रीन, 11th आवर के साथ मैं हूं अली हैदर। प्रधानमंत्री बनने से पहले मोदी साहब का जो रवैया और जो मोदी साहब खुद थे वो हमने आपको दिखाया, और आज आपने टेलीविजन स्क्रीन पर घंटों प्रधानमंत्री यानी वजीर आज़म बनने के बाद का जो मोदी है वो देखा। काफी फर्क इसमें नजर आया। नाज़रीन, मरकजी सतह पर हमने ये देखा कि पाकिस्तान मुखालिफ सियासी एजेंडा है, इंडियन नेशनलिस्ट हैं, ठीक है, अच्छी बात है, होना चाहिए अपने मुल्क के साथ इस तरह से, लेकिन बात यहां खत्म नहीं होती। मोदी साहब के बारे में कहा जाता है वो हिंदू नेशनलिस्ट हैं। वो भी मान लेते हैं हम कि मजहब के लिए बास लोगों के जज्बात बहुत ज्यादा होते हैं, हमारे मुल्क में भी हैं। यहां तक भी बात रहती तो ठीक थी। बात आगे बढ़ती है इससे, हिंदू नेशनलिस्ट होने के साथ साथ एंटी मुस्लिम सेंटिमेंट बहुत ज्यादा पाया जाता है, और जो गुजरात के फसादात थे, इसके अलावा और भी कई ऐसे मौके जहां पर काफी एविडेंट रहा मोदी साहब का किरदार। ठीक है, ये जैसे कि हमने आपको कहा कि इसके ये वजीर आजम बनने से पहले के मोदी साहब हैं। पाकिस्तान की बात करें तो पाकिस्तान की अननेचुरल क्रिएशन पर बिलीव रखते हैं, वो अखंड भारत की इंतहा पर वो बिलीव रखते हैं। मियां मोहम्मद नवाज शरीफ पहुंचे नई दिल्ली, ये जाना उनका ये दौरा, ये क्या अहमियत रखता है? क्या ये बदलाव लेकर आएगा? क्या मोदी साहब की एस्टैब्लिशमेंट, मोदी साहब की हुकूमत खित्ते में बिलखुसूस पाकिस्तान के साथ जो ताल्लुकात हैं उसमें कोई बदलाव लेकर आएंगे, या फिर वो सिर्फ इलेक्शन स्टंट थे जो उन्होंने पुल किए और अब सूरत हाल मुख्तलिफ होगी? इस पर हम बात करेंगे। हमारे साथ हमारा मुअज़्ज़ज़ पैनल भी मौजूद होगा एक ब्रेक के बाद। ब्रेक के बाद हाजिर नाज़रीन, जनरल रिटायर्ड राशिद कुरैशी साहब ने हमें ज्वाइन किया है, उनसे हम बात करेंगे। हाफिज सलमान भट्ट हमारे साथ मौजूद हैं, जबकि लाइन पर हमारे साथ होंगे फैसल वाबडा साहब, तहरीक इंसाफ के अहम रहनुमा हैं। जनरल साहब, आपकी जाने बढ़ूंगा मैं। एक दिन हुआ है हुकूमत संभाले बीजेपी को, फॉरेन पॉलिसी उन्होंने अभी तक अपनी बनाई नहीं है, उस तरह से मिलके उन्होंने ब्रेनस्टॉर्मिंग की नहीं है कि मुल्क के और मुल्क के बाहर जो रिलेशंस है वो किस तरह हम चलाएंगे, खासतौर पर पाकिस्तान के साथ। हम शाम से सुन रहे हैं, बड़ी बड़ी स्पेकुलेशंस हो रही हैं, पाक भारत ताल्लुकात पर बात हो रही है, बहस हो रही है। क्या आपको लगता है आज जो उन्होंने दिखाया जिस तरह से, यही उनकी फॉरेन पॉलिसी होगी या थिंग्स विल बी डिफरेंट? जी, मेरा ख्याल है कि एक तो अगर कुछ एक्सपेक्ट कर रहे हैं इस मीटिंग से, तो जो कल होगी, हमारी एक्सपेक्टेशंस तो बिल्कुल ख़त्म कर देनी चाहिए। दो वजूहात इसकी, एक ये एक सेरेमोनियल फंक्शन है और मेरा नहीं ख्याल कि मोदी साहब या इंडियन गवर्नमेंट कोई सब्सटेंशियल या सब्सटेंटिव इश्यूज पे बात करेगी। दूसरी बात, ये मुलाकात भी एक किस्म की दो मुल्क के लीडर की मुलाकात होगी। जी बिल्कुल बिल्कुल, और इसमें मेरा अपना ये ख्याल है कि मोदी साहब जिनको लोग अब कह रहे हैं कि जी हमारे नवाज शरीफ के मुकाबले में वो तो बड़े हैवी वेट बॉक्सर हैं, वो बात भी करेंगे किसी इशू पे। अच्छा, इलावा इसके कि ये कहीं कन्वे कर दें जा रहा है उनका कि वो हैवी वेट बॉक्सर हैं। क्यों? क्या वो सख्त जुबान इस्तेमाल करते हैं इसलिए उनको ऐसा पोर्ट्रे किया जा रहा है? क्या मियां साहब कमजोर हैं? जी मैं फिजिकली कमजोरी की बात नहीं कर रहा, वजन तो शायद दोनों का बराबर हो,
اگر ویئنگ مشین پہ کیا جائے دماغی طور پہ اور ان کی سوچ جو ہے وہ جو آپ پہلے کہہ رہے تھے کہ جی یہ نیشنلسٹ ہیں اور ہندو نیشنلزم میں بہت بلیو کرتے ہیں اور بہت although میں مانتا ہوں کہ جب الیکشنز ہوتی ہیں تو ایک الیکٹورل ریٹورک ضرور ہوتا ہے, شور ذرا زیادہ مچاتے ہیں, لیکن جب یہ الیکشنز میں نہیں بھی آئے تھے تب بھی ان کی سوچ سے سب واقف ہیں پاکستان میں. بچر آف گجرات ایسے ہی نہیں کہتے ان کو ویزا اگر امریکہ نے بھی ریفیوز کر دیا تھا وہ کسی وجہ اور کسی ایویڈنس پہ کیا ہوگا اور مجھے یقین ہے وہ تھا. سو دیر فور نواز شریف صاحب ایک تو خوب تیار ہو کے جانا چاہیے تھا ان کو, جو عام طور پہ ہم نے دیکھا ہے کہ ایک ایسے شخص سے خاص طور پہ اگر ان کو لگے کہ بڑا تگڑا ملک ہے اور بہت مضبوط ملک ہے تو تھوڑے سے جھک ہی جاتے ہیں. مجھے وہ بھولتا نہیں جو اوباما کو ملنے گئے تھے تو ایک چٹ پہ 3 پوائنٹ لکھے ہوئے تھے انہیں. سو اس کا مطلب چیزیں بھول بھی جاتے ہیں, وہ بھی لوگوں کو پتا ہے. سو انفارچونیٹلی ہماری تیاری شاید اس طرح کی نہیں ہے جو انڈیا یا بھارت کی ہوگی, لیکن پھر بھی جسٹر تھا اس کے لیے گئے تھے. ٹھیک ہے, گڈ ول جسچر میں بھی بات وہ کوئی نہ کوئی ٹیررزم کی ضرور کریں گے جو میں ان کو جانتا ہوں. اور جو ہم نے دیکھا آگرہ میں جب مشرف صاحب گئے ہوئے تھے تو جتنی مشرف صاحب کی تیاری تھی ان کی باتیں سن کے پورا انڈین ڈیلیگیشن چپ ہو گیا اور کچھ کہہ نہ پایا. لیکن میں سوچ رہا ہوں اگر کوئی ایسا ہوتا بندہ جو ادھر ہمارا لیڈر ہوتا اور ادھر جا کے تیاری نہ ہوتی تو وہ اس کو رون دیتے ہیں اس کو. اچھا حافظ صاحب, یہ کہا گیا اور کہا بھی جا رہا ہے کہ جی کشمیر پر بھی بات کریں, سرکریک پر, سیاچین پر, پانی کے ایشو پر بھی کل ہی بات ہو جانی چاہیے اور 2 ٹوک بات ہو جانی چاہیے. انٹروڈکٹری سی میٹنگ ہے, تیاری سے لگتا ہے ادھر سے بھی کوئی اتنی خاص نہیں ہے, یعنی ہماری طرف سے ساری باتیں مودی صاحب سے ایک ہی میٹنگ میں آدھے گھنٹے کی میٹنگ ہوگی, ہو سکیں گی یہ باتیں؟ دیکھیے گزارش یہ ہے کہ میری جماعت کا موقف, میرا موقف جو ہے وہ یہ ہے کہ پرائم منسٹر آف پاکستان کو جو تذلیل اور جو ذلت نریندر مودی نے اپنے خطابات میں عطا فرمائی ہے اس کی موجودگی میں تو اس کو جانا نہیں چاہیے تھا. اچھا, ان کا جانا اپنی عزت گوانے کے برابر. اگر میاں نواز شریف صاحب کا جو ذاتی دورہ ہوتا, یہ اگر پرائم منسٹر نہ ہوتے تو مجھے کوئی اعتراض نہیں تھا. یہ پرائم منسٹر ہے پاکستان کے, ہماری عزت کا سوال ہے, ہماری غیرت کا سوال ہے, اور ہم کو بنانا ریپبلک نہیں ہے پاکستان, ایٹمی طاقت ہے. اور ہمارا, میں یہ بھی عرض کروں کہ ہندوستان ہمارا ہمسایہ بھی ہے, دشمن ہمسایہ ہے. ہم چاہتے ہیں کہ اچھے تعلقات اپنے ہمسایوں سے ہوں, لیکن جتنے تنازعات ہیں پاک انڈیا وہ سارے انڈیا کی اگریشن کی بنیاد پر پیدا ہوئے. کشمیر پر قبضہ, سرکریک کی بات, سیاچین پر قبضہ, ہمارے پانیوں کو اوپر ڈیم بنانے کا مسئلہ, یہ ساری اگریشن ہے بھارت کی. وہ غنڈہ گردی پر اترا ہوا ہے پچھلے 68 سال سے, پاکستان کے وجود کو تسلیم نہیں کرتا, اور ہم تھپڑ کھاتے اور کہتے ہیں ادھر مارو, اور ہمیں قومی غیرت کا تقاضا. کیا ہم اپنا دوسرا گال آگے کرنے گئے تھے حافظ صاحب؟ جی بالکل, گال آ کے ہاتھ جوڑ کر کھڑے ہیں. نریندر مودی کیا کہہ رہا ہے وہ آپ نے سنی ہے تقریر ساری. بھائی کل کیا ہوگا, وزیر اعظم بننے سے پہلے کیا نا, کل کیا ہوگا, کل جو ہے وہ تحفے تحائف تبدیل ہوں گے, مسکراہٹوں کا تبادلہ ہوگا, کرکٹ پہ بات ہوگی, چلیں جی ہم تجارت کرتے ہیں اس پہ بات ہوگی, ثقافتی طائفے آئے جائیں اس پہ بات ہوگی. کسی بنیادی مسئلے پہ کل بات ہو ہی نہیں سکتی, کیونکہ نریندر مودی کا یہ کہنا کافی ہوگا کہ مجھے چند دن دے, میں کسی معاملات کو دیکھ لوں. آپ کی سٹیٹمنٹ نے بہت کوشچنز ریز کیے ہیں, وہ میں آپ سے بھی کروں گا. فیصل وابڈا صاحب تحریک انصاف, مولانا بھائی ہمارے ساتھ موجود ہیں, ان سے بھی کرتا ہوں. فیصل صاحب, عابد صاحب نے جیسا کہا کہ ایشوز پہلے جو بنیادی ہیں وہ ریزالو ہونے چاہیے, پھر اس طرح کی جو ہیں وہ پیار محبت والی میٹنگز ہونی چاہیے. دیکھیں میرا یہ ماننا ہے پرسنلی, بات کریں گے, ملیں گے, ملاقات کریں گے تو ایشوز پر بات ہوگی نا. اگر دونوں اپنے اپنے گھر میں ناراض ہو کے منہ پھلائے بیٹھے رہیں گے تو پھر بات کیسے آگے بڑھے گی؟ بہت شکریہ جی. دیکھیے سب سے پہلے تو آپ دیکھ رہے ہیں کہ یہ انڈیا کا جو وزٹ ہے پرائم منسٹر صاحب کا زیادہ فیملی وزٹ ہے کہ اس بار ان کو پھر پورے پاکستان میں کوئی نہیں ملا, ان کو صاحبزادے مل گئے. تو میرے خیال سے بزنس یا
ट्रेड ओरिएंटेड ज्यादा लग रहा है ये। नंबर 2 ये कि देखिए सिवाय यूएस के, अमेरिका के या ग्रेट ब्रिटेन के, यूनाइटेड किंगडम के कोई ऐसा मुल्क नहीं कि प्रोटोकॉल में अगर एक मुल्क का प्राइम मिनिस्टर आए तो उसको रिसीव ना किया जाए। ये वो 2 मुल्क यूजली रिसीव करने नहीं जाते। लेकिन आपने आज जो प्राइम मिनिस्टर साहब का वहाँ आमद थी और उसके बाद जो उनको जिस लेवल के लोगों ने रिसीव किया, देखिए नवाज शरीफ साहब की पर्सनल ट्रिप पर चले गए थे, पाकिस्तान को रिप्रेजेंट कर रहे थे और 18 करोड़ लोगों की नुमाइंदगी अगर वो कर रहे थे, वो एक अलग चीज है। वो किस तरह इलेक्ट हुए, लेकिन अगर वो इलेक्टेड वे में गए थे और वो पाकिस्तान को रिप्रेजेंट कर रहे थे तो पाकिस्तान का वकार इस तरीके से गिराया नहीं जा सकता। नंबर 1। नंबर 2 ये कि लाइन ऑफ कंट्रोल पहले सी पे हमारे वाकयात आपको पता है क्या है। पानी का मसला हमारा वही है। मोदी की जो स्पीचेज हैं, जैसे हमारे दोस्त ने कहा, वो एंटी पाकिस्तान है और फिर जो सिचुएशन पाकिस्तान के अंदर है जो एक नहीं, ऐसा नहीं फैसल साहब कि हम बहुत जल्दी बात कर रहे हैं वकार गिराने की। कल की मीटिंग को देख लें या उसके बाद इनके रिलेशंस कैसे आगे बढ़े। वकार गिराने का मकसद ये नहीं कि देखिए जेस्चर जो है ना बड़ा इंपॉर्टेंट। अगर आज भी आप मेरे घर आएंगे तो मैं आपको जरूर रिसीव करने गेट तक आऊंगा। अगर नहीं आऊंगा तो मेरे घर का कोई अफराद जरूर आपको लेने मौजूद होगा। मेरा कोई नौकर आपको रिसीव करके अंदर नहीं दिया देखा हमने कोई नहीं आया। वो बड़ा जेस्चर बड़ा इंपॉर्टेंट है। और बॉडी लैंग्वेज जो प्राइम मिनिस्टर की है वो 18 करोड़ आवाम की बॉडी लैंग्वेज होनी चाहिए, जो कि नहीं थी। और आप मेरे साथ इस चीज पर एग्री करेंगे कि इट इज अ वेरी सॉफ्ट, द वे ही इज ट्रीटेड इज नॉट लाइक प्राइम मिनिस्टर ऑफ वो क्या प्राइम मिनिस्टर ओवरवेल्म्ड थे पूरी सिचुएशन के अंदर आके? ये आपको लग रहा था ऐसा? देखिए मेरे हिसाब से जो वेलकमिंग नोट स्टार्टिंग फ्रॉम हिज अराइवल है वो बहुत जबरदस्त नहीं था। और आपको 2-3 चीजें भी किसमें और ऐड करनी, जो 25-30 मिनट 35 मिनट की मीटिंग के अंदर आप क्या ट्रेड की बात करेंगे, आप मुबारकबाद देंगे, आप कश्मीर की बात करेंगे। और प्राइम मिनिस्टर साहब को याद दिलाना चाहिए कि कश्मीर ट्रेड ओवर कश्मीर वी विल नॉट एक्सेप्ट। let's take it Fazal साहब, let's take it in a different way and rather than a positive way। कश्मीर पे कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं है, चाहे वो लेफ्टिस्ट हो, सेंट्रल लेफ्ट हो या मतलब राइटिस्ट हो, कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं है। बट एक इशू जो कि अभी फौरी रिजॉल्व होता दिखाई नहीं देता, होना चाहिए और हम मानते होना चाहिए, लेकिन जो बाकी इश्यूज हैं जो कि इजीली रिजॉल्व हो सकते हैं उनकी तरफ क्या आगे नहीं बढ़ना चाहिए? स्टैंड स्टिल पोजीशन क्या ये पाकिस्तान और भारत दोनों के फायदे में है? देखिए दोस्ताना रिलेशनशिप रखने में किसी को भी अपनी नेबरिंग कंट्री के साथ कोई इशू नहीं है। पूरे पाकिस्तान को कोई इशू नहीं होना चाहिए, लेकिन वो इक्वल टर्म्स पे, नॉट वन साइडेड कि हम ही हर चीज करते चले जा रहे हैं और वहां से वार्मथ नहीं नजर आ रही। अगर वहां से भी वार्मथ नजर आए, स्टार्टिंग फ्रॉम बिगर इशू टू लोअर इशूज हम जा सकते हैं, नॉट स्टार्टिंग फ्रॉम लोअर इशू टू बिगर इशूज। देखिए ना, हमारा जो कोर इशू है जिसपे इतने सालों से की टेंशन आती है, वो इशू का बाईपास कैसे कर सकते हैं? हैज टू बी अ रिजॉल्व। प्लस ये कि देखिए इक्वल पेडेस्टल पे हमेशा दोस्ती होती है। पेडेस्टल अगर आपका ऊपर नीचे हो तो दोस्ती नहीं हो सकती। एंड इंडिया कांट ट्रीट अस एज सुपर पावर, यू नो, वो तो सुपर पावर नहीं है। ठीक है, मैं मानता हूं। जनरल साहब आपकी तरफ आऊंगा, लेकिन एक बात शायद बुरे दिल से ही सही, शायद दिल पे पत्थर रखे सही, हमें ये तस्लीम करनी चाहिए कि वो रीजनल पावर जरूर बन गया है। इक्वालिटी की बात हम बिल्कुल करते हैं, लेकिन एक बात बताऊं जनरल साहब, बड़ी अजीब और मज़ाक़खेज़ बात भी है। किसी ने फेसबुक पे लिखा हुआ था कि देयर इज अ कंट्री विच इज न्यूक्लियर पावर विद नो इलेक्ट्रिक पावर। ये बात उसने एक मजाक में लिखी हुई थी, लेकिन ये बात कुछ हद तक तलख हकीकत है। इक्वालिटी में आने के लिए सर वी हैव टू टेक स्ट्रॉन्ग मेजर्स इनसाइड द कंट्री। हो क्या रहा है यहाँ पे? और हम बात करते हैं कि हम अकड़ जाएंगे किसी भी ऐसी रीजनल या सुपर पावर को। इंडिया रीजनल पावर बन चुका है इकोनॉमिकली, इसको हमें मानना पड़ेगा और वी हैव टू हैव गुड टाइज विद इट। इसमें जी कोई शक नहीं है। मैं तो ये कहता हूं कि पाकिस्तान और इंडिया नेबर्स हैं और रहेंगे, और हमें हर हाल में अपने नेबर्स के साथ बेहतर रिलेशंस करने की जरूरत है। पीसफुल हालात होने चाहिए ताकि दोनों मुल्क एटलीस्ट इकोनॉमिकली बढ़ सकें और अपनी आवाम और अपने मुल्क को और मजबूत बना सकें। इसमें तो कोई शक नहीं है। सिर्फ ये बात है कि क्या, पहली बात तो ये जो कल मुलाकात हो रही है उसमें तो कुछ ऐसी चीज डिस्कस नहीं होगी। ठीक है।
लेकिन फ्यूचर में जो मुझे नजर आ रहा है, इंडिया बहुत मेहनत करके, अपनी तैयारी करके फैसला करता है कि बातचीत में क्या सब्जेक्ट्स होंगे, एजेंडा क्या होगा, या बातचीत भी होगी कि नहीं होगी। और हमने पिछले 20 सालों में कम से कम ये देखा है कि पाकिस्तान हर बार कदम बढ़ाता है और कोशिश करता है कि बातचीत हो। अभी तो एजेंडा की बात ही नहीं आई, मगर बातचीत करने को भारत तैयार नहीं है। क्यों? क्योंकि भारत समझता है कि इस वक्त पाकिस्तान से बातचीत मसला ये है ना कि वो बार बार कारगिल की बात करते हैं, मुंबई अटैक की बात करते हैं, और आज मजे की बात यह है कि नवाज शरीफ साहब के दौर में ही कारगिल हुआ था और आज वो वहां जब पहुंचे हुए हैं, तो ये भी एक बड़ा ही स्ट्रॉन्ग सेंटिमेंट है। जी अली, इसमें घबराने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि जो नाइंसाफी और ज्यादती भारत या इंडिया ने पाकिस्तान के साथ की हुई है, उसको नवाज शरीफ को भूल नहीं जाना चाहिए। उसे कहना चाहिए कि इस पाकिस्तान में आपने क्या किया, इंडिया ने किया, पाकिस्तान ने नहीं किया। सियाचिन में क्या किया, इंडिया ने पहल की और आके कब्जा किया, हमने नहीं किया। सर क्रीक में क्या किया, पानी की डाइवर्जन। उम्मीद करते हैं कि नवाज शरीफ साहब होमवर्क के साथ गए होंगे। मुझसे पूछ रहे हैं? जी जी, आप ही से सवाल है कि क्या नवाज शरीफ, आपके पॉइंट बहुत वैलिड है, देखिए क्या नवाज शरीफ साहब आपको लगता है ये तमाम होमवर्क करके गए होंगे, उनके माइंड में ये चीजें होंगी? अभी आवेश साहब कह रहे थे वो पर्ची पे लिख कर गए थे। मेरा नहीं ख्याल जी, मुझे अफसोस से कहना पड़ता है, क्योंकि मैंने उनको बहुत करीब से देखा हुआ है। हाँ, सीढ़ी पाए जरा मिल गए, सब कुछ भूल जाएंगे, तो और उनको याद सिर्फ वही चीज रहेगी जो उनके फायदे में है। आज मोदी साहब ने भी मिठाई की बातें की थी उनसे, मियां साहब से, और वो याद दिलाया उन्होंने कि मिठाई भी की होगी, सीढ़ी पाए भी होंगे, आज फिक्र ना कीजिए। अच्छा, एक और सवाल है हमसे, फिर मैं हाफिज साहब की जानिब बढ़ूंगा। बाज हल्कों में जनरल साहब ये बातें भी हुई दैट आर्मी इज नॉट सेटिस्फाइड और इधर नॉट इवन कंसल्टेड इन दिस रिगार्ड, तो कहीं हद तक उनके तहफ्फुजात हैं। देखिए, मोदी साहब या कोई भी इंडियन प्राइम मिनिस्टर, ऐसा लगता है, पॉपुलर परसेप्शन नहीं है कि वो अपने इन फैसलों में आजाद होता है, रादर देन पाकिस्तानी एग्जीक्यूटिव वो कहीं हद तक बाउंड होते हैं। दे हैव टू हैव आर्मीज कॉन्फिडेंस फॉर दैट, और एटलीस्ट जिस तरह कुछ लोग तो आगे बढ़ जाते हैं ना, वो तो कहते हैं जी इजाजत लेना पड़ती है। तो मियां साहब लेके गए थे इजाजत? मैं इस बात से एग्री नहीं करता। मेरा नहीं ख्याल कि आर्मी कभी भी कहती है कि आप ये करेंगे और आप ये नहीं करेंगे। फैसला हुकूमत का है, नवाज शरीफ साहब का है और उनकी कैबिनेट का है। हाँ, देखा ये गया है पास्ट में कि अगर वो किसी चीज में नाकाम होते हैं तो कहते हैं कि जी फौज ने हमें रोक दिया था, 99। और अगर कामयाब हो गए कहेंगे, मुक्के दिखा के कहेंगे कि जी हमने ये काम किया है। तो इस मेरा नहीं ख्याल फौज ने कोई आर्मी की बैकिंग होगी। जो मियां साहब ने फैसला किया भारत जाने का, इसमें आर्मी ने इसको सपोर्ट किया होगा? अगर नवाज शरीफ साहब ने कंसल्ट किया होगा डिफेंस फोर्सेस को या मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस को, उन्होंने राय जरूर दी होगी। राय देने के बाद जो लीडर या सबसे बड़ा शख्स जो भी होता है अपॉइंटमेंट वाइज, वो जो फैसला करता है, सारी अवाम और सारी मिनिस्ट्रीज और सारी ऑर्गेनाइजेशन उसको सपोर्ट करती हैं। हाफिज सलमान भट्ट साहब, क्यों नहीं जाना चाहिए था पाकिस्तानी प्राइम मिनिस्टर को? हमें तो ये उम्मीद थी कि जब मोदी साहब बराजमान होंगे इक्तदार की कुर्सी पे तो बहुत तलखियां बढ़ जाएंगी, लेकिन उन्होंने अगर एक ऑलिव ब्रांच एक्सटेंड की है तो उस ऑलिव ब्रांच को पकड़ना चाहिए था या नहीं पकड़ना चाहिए था? ये सवाल मैं आपसे एक ब्रेक के बाद करूंगा। नाज़रीन, देखते रहिए इल्लामतार। देश के जो पत्रकार नवाज शरीफ के सामने बैठ करके उसकी मिठाई खा रहे थे और नवाज शरीफ मेरे देश के प्रधानमंत्री को भला बुरा कह रहे थे, गालियां दे रहे थे, देहाती औरत कह रहे थे। जो भी पत्रकार नवाज शरीफ के सामने बैठ करके मेरे देश के प्रधानमंत्री के अपमान की बात सुन रहे थे, वे पत्रकार भी मेरे देश की जनता को जवाब दें।
جی ناظرین، مودی صاحب کو شاید یہ نہیں پتا تھا کہ یہ مٹھائی بالآخر کام کر گئی. حافظ سلمان بٹ صاحب، کیوں نہیں جانا چاہیے تھا پرائم منسٹر کو انڈیا؟ دیکھیں، جب ان کے پہلے دور میں واجپئی صاحب آئے پاکستان تو بھی تلخیاں بہتر ہوئیں. مشرف صاحب نے جو انیشیٹوز لیے، یہاں تک ان کا کہنا ہے کہ تھنگز جو ہیں تھنگز ور اباؤٹ ٹو گیٹ ریزالوڈ. تو کیوں نہیں جانا چاہیے؟ جانے سے بہتری آنے کے امکانات بڑھ جاتے ہیں. دیکھیے، گزارش یہ ہے کہ ہر کھیل کے اپنے اصول و ضوابط ہوتے ہیں. کرکٹ فٹ بال کے طریقے سے نہیں کھیلا جا سکتا اور فٹ بال ریسلنگ کے طریقے سے نہیں کھیلا جا سکتا. انٹرنیشنل ریلیشنز جو ہیں وہ اپنے کسی طریقے، اصول اور ضابطے پر چلیں گے نا تو پھر ہی اس میں آگے بڑھا جا سکے گا. یہ وہ آپ کو جوتے مار رہا ہو، گالیاں دے رہا ہو. ابھی یہ جو بات کر رہے تھے نریندر مودی، اس لہجے میں وہ بات کر رہے ہو، پرائم منسٹر آف پاکستان وہ جو بات کر رہا ہے وہی میں کہہ رہا ہوں کہ ہمارے پرائم منسٹر کے اس سے پہلے، اس سے جو آپ نے دکھایا، اس سے پہلے وہ اور بھی زیادہ سخت بات کر رہا تھا. تو اس آدمی کی جس کو آپ جانتے نہیں ہیں، جس سے کبھی آپ کی ملاقات نہیں ہوئی ہے، جو گجرات کے مسلمانوں کے یہ تو قبلہ عرض ہے کہ جب ملاقات نہیں ہوئی ہے تو ملاقات تو کرنی تھی نا جاننے کے لیے. میری بات سن لیں. یہ وہ شخص ہے جس کو ان کا اسٹریٹجک پارٹنر، نیوکلیر ٹیکنالوجی کا پارٹنر امریکہ، اس نے اپنے ملک میں گھسنے سے منع کر رکھا ہے، ویزے سے انکار کیا ہوا ہے. ایسے آدمی کے ساتھ اس کے اشارہ ملے اور آپ بھاگتے چلے گئے. اس نے آپ کو بھوٹان کے ساتھ بلایا ہے، اس نے آپ کو مالدیو کے ساتھ بلایا ہے، اس نے آپ کو نیپال کے ساتھ بلایا ہے، اور حسینہ واجد وہ نہیں آئی اسی وجہ سے. ٹھیک ہے، یہ بتائیں عرض یہ ہے کریں کیا؟ لیکن یہ بندہ ہے تو پرائم منسٹر انڈیا کا، تو کیا کرے؟ وہ کسے ملے جا کے؟ میں یہ عرض کرتا ہوں نا، اس کے طریقہ یہ ہے کہ آپ کے جو تعلقات کا آغاز ہوگا آپ کے نمائندوں سے ہوگا، آپ کے سفیروں کی ملاقات سے ہوگا، آپ کے ڈپٹی سیکرٹری اور ایڈیشنل سیکرٹری کی سطح پہ ہوگا. ابھی جنرل قریشی جو بات کر رہے تھے میں اس کو انڈورس کرتا ہوں. آپ کا ہوم ورک ہوگا. آپ دیکھیں گے کہ نریندر مودی جو ہے وہ کہاں کھڑا ہے، آپ وہ دیکھیں گے کہ یہ لوگ کہاں پر کھڑے ہیں. یہ کوئی ایشو آسان ہے؟ کشمیر کو وہ کہتے ہیں جی کشمیر ہمارے بھارت کا حصہ ہے، یہ جسم کا حصہ ہے، ہم اس کو الگ نہیں کر سکتے. ہم کہتے ہیں یہ ہماری شاہراہ ہے، یہ ہمارا حصہ ہے، انفنشڈ ایجنڈا ہے پاکستان کی آزادی کا. وہ ہمارے دریاؤں کا پانی. آپ بھی کہہ رہے ہیں پچھلے 65-66 سال سے، وہ بھی یہ کہہ رہے ہیں. آپ کی آپ ہوتے، فرض کریں اس جگہ پر آپ ہوتے، آپ کی کیا خارجہ پالیسی ہوتی، کیا کرتے آپ؟ جی دیکھیے نا، میں یہی کہہ رہا ہوں کہ جو بھی ہم یہ نہیں کہتے کہ دشمن کے ساتھ ہر وقت جنگی کرو. ہم جنگ کرنے کی بات نہیں کر رہے، جنگ کو کوئی پسند نہیں کرتا. پاکستان کے اندر یہ اتفاق ہے. سر میں پریسائسلی پوچھ رہا ہوں، پریسائسلی آپ کو ملی دعوت، آپ کو ملی دعوت، ٹھیک ہے، دعوت نامہ آیا، کیا کرتے آپ؟ نہ کر دیتے؟ سب پہلے تو یہ ہے کہ میں اس کو جو ہے وہ ٹیلی فون کر کے اس کو مبارک نہ دیتا. وہ دے دیا لیٹر لکھتا ہے. اچھا، وہ بھی دے دی. 2 لائن کا لیٹر لکھتا کہ مبارک ہو. اگر وہ دعوت دیتے تو میں کہتا میں نہیں آ سکتا، سرتاج عزیز آ رہا ہے میرے، اس کے ساتھ 2 منسٹر آ رہے ہیں، ایک وفد بھیج دیتا. اور پھر میں اس سے کہتا کہ کمپوزٹ ڈائلاگ دوبارہ شروع کرو اور اس کی بنیاد پر اور خارجہ سیکرٹریوں کی سطح پہ بات کرتے ہیں. مشرف صاحب بھی خود گئے تھے. جی مشرف صاحب بھی خود گئے تھے اور معاملات بہت بہتر ہو گئے تھے. مشرف صاحب گئے تھے 2003 کے 4 میں 99 سے آنے کے بعد، اور انہوں نے جو ہے مذاکرات کیے تھے 4 سال کے بعد تیاری کے ساتھ. اور یہ یاد رکھیے کہ جب تک معاملہ طے نہ ہو جائیں کوئی چیز حتمی نہیں ہوتی. اور قوم پوری طرح سے مشرف صاحب کے جو تجاویز تھی اس سے پوری طرح متفق نہیں تھی. تو جب تک معاملات آپ کے کسی سطح پر بن نہ جائیں، قومی سطح کے، اور وزیر اعظم یا صدر کو جا کر کے اس کے اندر انوالو نہیں ہونا چاہیے. یہ توہین ہے ہماری. فیصل وابڈا صاحب، دعوت نامہ ملتا، انکار کر دینا چاہیے تھا، نہیں جانا چاہیے تھا، آپ اتفاق کریں گے اس سے؟ میں نے یہ نہیں کہا، میں نے کہا کہ اسی سطح کا وفد بھیجے جس سطح کے وفد کی یہاں ضرورت تھی. ٹھیک ہے، یعنی فورن آفس سے سطح کا وفد نہیں جانا چاہیے تھا. بالکل ٹھیک ہے، فورن آفس سے ہمارے جو ہے وہ فورن جو مشیر ہیں ہمارے مشیر خارجہ وہ جانا چاہیے تھا. ٹھیک ہے فیصل صاحب. دیکھیں مسئلہ سب سے پہلا یہ ہے کہ دیکھیں ہمارے پاس انفارچونیٹلی فورن منسٹر بھی اویلیبل نہیں ہے. ٹھیک ہے جی، اور باقی اداروں کی طرح یہ بھی جگہ خالی ہے. دوسرا یہ کہ اگر اتنی جو سچویشن ہماری چل رہی ہے انڈیا کے ساتھ، اس میں بہتر ہوتا کہ اگر 2 مبارکباد دی جاتی. دیکھیں پروڈکٹیو پروگریسو نیشنز ہمیشہ آگے بڑھتے ہیں، لیکن اس کا طور طریقہ ہوتا ہے. جیسے پہلے میں نے کہا اور میں ابھی بھی آپ سے کہوں گا کہ دیکھیں اگر اتنی ارجنسی تھی اور 20 کروڑ 18 کروڑ آبادی کا ملک ہے
तो एक अर्जेंट एपीसी टाइप चीज कॉल कर ली जाती, सारी पार्टियों को ऑन बोर्ड लेके एडवाइस दी जाती। मशवरा लेने में कोई बुराई नहीं है, कोई व्यूज लेने में अच्छा, कोई बुराई आपको नहीं लगता है। फैसल साहब जो एक टाइम बार बीच में आया था, एक वक्त जो लिया गया 2 से 3 दिन का, शायद ये भी एक मैसेज हो कि इस मामले पे यानी दावत के मामले पे पाकिस्तान में पॉलिटिशियंस डिवाइडेड हैं, उन्होंने कंसल्ट किया और बाद में उन्होंने जाने का फैसला किया, तो ये भी तो एक मैसेज था कि कहाँ कंसल्ट किया? देखिए, अगर कंसल्ट किया होता तो फिर तो सबको पता होता, और कंसल्ट किया होता तो आज हम ये टीवी प्रोग्राम नहीं कर रहे होते। कंसल्ट नहीं किया हमेशा की तरह, वही वन मैन शो है, फैमिली शो है, उस पे सारा क्रिटिसिज्म हो रहा है। और आप एक चीज को प्लीज बाईपास ना करें, जो एक्स आर्मी चीफ है इंडिया का, उसको डिफेंस सेक्रेटरी या समथिंग लाइक दैट किसी पोजीशन पे ला रहे हैं, और वो बड़ा डेंजरस मामला कि वो अपनी किताब में लिख चुका है कि मैंने डिजाइन की आर्मी के अंदर एक विंग जिसका काम ही तबाही या टेररिज्म फैलाना था, और उसका सारा मलबा जो था वो पाकिस्तान के ऊपर पहले भी गिरा और आगे भी गिरेगा। अगर इस सिचुएशन में तो ज्यादा बेहतर होता कि हम पॉलिसी देख लेते 15-20 महीने के बाद, यहाँ से 20 दिन बाद भी जा सकते थे, और हम डिफाइन होती कि हम वो क्या चाह रहे हैं, उनके माइंड में क्या, हम उस हिसाब से तैयारी करते। और मेरा अपनी राय तो ये है कि आप अगर सारे पॉलिटिकल लीडर्स को बिठा लेते तो एक बहुत अच्छा आउटकम इसका निकलता, क्योंकि पूरे मुल्क की रिप्रेजेंटेशन की बात हो रही है। एक पंजाब की हुकूमत या मियां साहब की अपनी विल के ऊपर सब कुछ डिसाइड नहीं हो सकता। मेरे ख्याल से इसमें बहुत जल्दबाजी की गई है, और इसको आगे पड़ा इसका भुगतान हमें शायद भरना पड़े। जनरल साहब, क्या इसका हमें भुगतना पड़ सकता है? ये जो फैसल साहब फरमा रहे हैं कि वन मैन शो था, डिसीजन उन्होंने खुद लिया, कंसल्ट किसी से नहीं किया, और एक और बात जो कही जा रही है दैट मोदी साहब प्लेड अ मास्टर स्ट्रोक, तो उन्होंने क्या वाकई ये एक अच्छी मूव थी उनकी? पहली बात तो अली, जो फैसल ने कहा और सलमान साहब ने भी कहा, इनके आर्गुमेंट्स वजनी जरूर हैं। दूसरी बात जो आपने कहा कि जी मोदी की तरफ से ये जो स्टेप लिया गया ये बड़ा मास्टर स्ट्रोक था, उसमें मोदी की एक कंपल्शन थी। क्यों? दुनिया में वो एक्सेप्टेबल, यहां तक के उनका जो सबसे कोऑपरेट करने वाला मुल्क अमेरिका आजकल, उसने भी उनको एक वीजा रिस्ट्रिक्शन पे रखा हुआ था। सो उसने अपनी एक एक्सेप्टेबिलिटी बनानी थी। सो उसके लिए तो ये बहुत जरूरी था कि वो साक को क्या सिर्फ अपना साक नहीं बल्कि और लोगों को भी बुलाते, पर उनको मेरे ख्याल शक होगा कि बाकी शायद सरबराह मुमलिकत या प्रेसिडेंट्स ना आए। सो उन्होंने किया सोच समझ के बाद, और हिंदुस्तान के लिए सही किया, अपने लिए भी सही किया। मैं फैसल और सलमान से कई चीज़ों में, बहुत चीज़ों में इत्तफाक करते हुए सिर्फ ये कहना चाहता था और हूँ कि ये है बिल्कुल एक इंट्रोडक्टरी और क्या कहेंगे, कोई ठोस उस तरह की बातचीत नहीं है। मेरा अपना ख्याल है किसी किस्म के ब्रेक थ्रू कल होगा, ऐसा कुछ उम्मीदें हैं भी नहीं, और जो बात कर रहे हैं गालिबन वो फिर किसी खुशफहमी में कि कल पता नहीं क्या हो जाएगा, आधे घंटे की मीटिंग है या पौना घंटा चल जाएगी, कुछ भी नहीं होगा। बिल्कुल। अच्छा देखिए, बात हो रही है कि एक तो मोदी साहब अब चूंकि वहां पे एक हार्डलाइनर इस वक्त उसको इंडिया ने चूज किया, देखें ये बात हम ना भूलें, सिर्फ अब वो बीजेपी के लीडर या नहीं है, उनको पूरे भारत ने चूज किया है, भारत के लिए वो बेहतर ही होंगे। सही कह रहे हैं। हमारा कंसर्न है कि पाकिस्तान के साथ उनका क्या रिलेशन होगा, उस पर आप क्या समझते हैं कुछ चेंज आएगा? एंड मियां साहब या उनकी गवर्नमेंट इज इन अ पोजीशन ऑफ वीकनेस टू हैंडल दैट, या फिर उनमें इतनी कैपेसिटी है कि वो दे विल बी एबल टू अब्सॉर्ब द प्रेशर कमिंग फ्रॉम द नेबर? पहली बात तो मेरा ख्याल है कि नवाज शरीफ में वो कैपेसिटी नहीं है जो हम चाहते, और हम चाहते अपने लीडर में। हाउएवर, अगर कोई समझ रहा है कि इनकी वजह से, नवाज शरीफ साहब की वजह से या इस हुकूमत की वजह से इंडिया का एटीट्यूड पाकिस्तान की तरफ चेंज हो जाएगा, अफसोस से मुझे कहना पड़ता है, और मैं कोई डिस्पॉन्डेंसी नहीं फैलाना चाहता, लेकिन नहीं होगा। ये कैपेसिटी इंडिया फौजी में ही होती विल है कंटिन्यू। साहब, ये कैपेसिटी जिसकी आप बात कर रहे हैं, ये किसी फौजी आमर में ही होती है? जी अच्छा, नहीं, नॉट नेसेसरीली जी, नॉट नेसेसरी, मगर जो हमने देखा है, अगर परवेज मुशर्रफ की आप बात कर रहे हैं
तो उनकी कैपेसिटी नवाज शरीफ से को हजारों दर्जे बेहतर थी, जो मैं समझता हूं। दोनों को बड़े करीब से मैंने देखा हुआ, लेकिन फिर भी एफर्ट नवाज शरीफ को करना चाहिए और इसलिए वहां मैं समझता हूं जाना चाहिए था। बिल्कुल। वैसे तो नवाज शरीफ साहब भी ज़ियाउल हक साहब की जो एक्सटेंशन है, तो आप उनमें भी होनी चाहिए थी वैसे वो कैपेसिटी। आप अच्छा हाफिज साहब आप ये कहेंगे मुशर्रफ साहब की कैपेसिटी और उनके अंदर वो जो एक उनकी जो पर्सनालिटी थी ओवरऑल अगर देखा जाए इस तरह के मामलात में, ही वुड हैव लीड बेटर। मुझसे पूछ रहे हैं आपसे अपना मैंने हाफिज साहब से ये क्वेश्चन पुट किया है कि एक कंपैरिजन, बात कुछ और हो रही थी लेकिन कंपैरिजन चले यहाँ पे आ गया अभी जनरल साहब ने जिस तरह फरमाया। नहीं, गुजारिश ये है कि इस वक्त की जो सूरत हाल है उसमें सर्टनली जो आर्मी का जो चीफ है या आर्मी का जो लेफ्टिनेंट जनरल के ओहदे तक पहुंचा वो अफसर है, वो काबिलियत और सलाहियत की बुनियाद पर पहुंचता है, ऐसे तो नहीं पहुंच जाता, कुछ सिफारिशी तो नहीं पहुंचता। उसमें सलाहियत होती है, उसको ग्रूम किया जाता है, ट्रेन किया जाता है, उसको बनाया जाता है, उसकी कोर्सेज होते हैं, वो बनकर वहां पहुंचता है। उसके मुकाबले में हमारे जो सियासी लीडर्स हैं ये जो छतरी से उतरते हैं, भुट्टो साहब कहां से उतरे, नवाज शरीफ कहां से उतरे, इनके मुकाबले में बेनजीर बहुत अच्छी लीडर थी क्योंकि उसको मार खा के निकली थी और वो ग्रास रूट लेवल से आई थी। छतरी दी किसने थी? किसकी छतरी जो आप फरमा रहे हैं छतरी से उतरे हैं, फिर छतरी देता कौन? मैं कह रहा हूँ नहीं, अयूब खान के काबीना में एक ही सिविलियन जो है वो मिनिस्टर था, वो भुट्टो साहब थे, और जनरल जिलानी के जो थे वो मियां नवाज शरीफ साहब थे। अब ये उसी छतरी के नीचे पले हैं ना, उन्हीं गमलों के अंदर से उगकर ये पैदा हुए हैं। ये ग्रास रूट लेवल से कुछ सियासी कारकुन तो नहीं थे, इनकी तरबियत ही नहीं हुई, बेनजीर इनसे बेहतर थी। फैसल भाई आप बताइएगा। बॉस, एक चीज बड़ी इंपॉर्टेंट हाईलाइट करना अगेन कि देखिए अनफॉर्चुनेटली मियां साहब की वीकनेस के अलावा या स्ट्रेंथ के अलावा जो सबसे बड़ा इशू एक जो हम बाईपास करेंगे डिस्कशन में कि जो हमारे डिफेंस मिनिस्टर है और PMLN का जो स्टाफ अलॉन्ग विद द डिफेंस मिनिस्टर रहा है आज के दिन तक एंटी स्टैब्लिशमेंट, एंटी आर्मी स्टाफ आपने देखा है, जिसकी वजह से जो एक महीने से बहरान आया हुआ है। और उस इश्यू को अगर आप बीच में माइंड में रखें और फिर इस ट्रिप को डायग्नोज करें और फिर आप तो सोचें कि क्या निगोशिएशन होगी जब आपकी अपनी का जो हुकूमत है वो अपनी आर्मी के बारे में क्या स्टाफ रखती है, कहीं जस्टिफाई करने को खड़ी नहीं है। मैं वही अर्ज कर रहा था कि आप अपनी आर्मी का क्या ट्रस्ट गेन करके इंडिया गए होंगे जब डिफेंस मिनिस्ट्री और आपकी आर्मी के दरमियान इतनी कॉन्फ्लिक्ट है, इस हद तक वो सूरत हाल कशीदा है और वो बयानबाजी। लेकिन देखिए मसला यही है, मैं अर्ज ये करना चाह रहा हूं आपको कि सर देखिए पोजीशन ऑफ वीकनेस पे तो मियां साहब ऑलरेडी आएंगे कि जब उनकी रिफ्ट पाई जाती है इंटरनली इतनी ज्यादा। एक कॉन्फिडेंट मोदी साहब भी मेजोरिटी लेकर आए हैं और मियां साहब भी एक भारी मैंडेट के साथ, धांधली वाली वो एक अलग बहस है, उसके साथ वो पार्लियामेंट में आए, लेकिन वो बॉडी लैंग्वेज, वो जोर जो है वो नजर नहीं आ रहा, क्योंकि उसकी वजह यही है कि इंटरनली बहुत से कॉन्फ्लिक्ट्स उनको पोजीशन ऑफ वीकनेस पे लाए हुए हैं। गुजारिश ये है कि जी आप कर लें, फिर फैसल साहब से जवाब लूंगा। ये गुजारिश ये है कि मियां साहब तीसरी दफा वजीर बन गए, वजीर आजम बने हैं। अगर ये अपनी फौज के साथ कोई लाइन ठीक नहीं कर सकते, अगर ये अपनी अपोजिशन के साथ लाइन ठीक नहीं कर सकते, अगर ये अवाम के जज्बात और एहसासात का ये ख्याल नहीं कर सकते, तो फिर कौन आएगा? कोई फरिश्ते तो नहीं उतरेंगे, कोई आसमान से लोग तो नहीं उतरेंगे। ये बदकिस्मती की बात है कि इतना एक्सपीरियंस आदमी लैग कर रहे हैं इन सारी चीजों में, और जो इंटेग्रल जो हमारी हारमोनी होनी चाहिए थी उसको माइनस होते हुए देखते हैं। अच्छा, वक्त हमारे पास खत है, जनरल साहब वन लाइनर दीजिएगा। मोदी साहब is a neighbor, he's a neighbor, we can't change the neighbor, but a hardliner is sitting right next to us. क्या करें? मेरा ख्याल है कि एज लॉन्ग एज अपने इंटरेस्ट आप फोरमोस्ट रखें, जब मैं अपने इंटरेस्ट कहता हूं पाकिस्तान के इंटरेस्ट, अपनी क्या नाम है बिजनेस इंटरेस्ट ना रखें, अपने पाकिस्तान और पाकिस्तान की आवाम के इंटरेस्ट रखें सामने, कोई इशू नहीं होगा। ठीक है फैसल साहब, आप एंड में क्या सोल्यूशन देना चाहेंगे, क्या तजवीज देना चाहेंगे गवर्नमेंट? हाँ देखिए जी, मैं तो सिवाय दुआ के और कोई तजवीज दे नहीं सकता, क्योंकि हालात बहुत खराब है, बड़ा नाजुक मरहला है, चीज को हैंडल किया जा रहा है। इसमें
ٹھیک ہے، بہت بڑا بحران بھی آ سکتا ہے، بحران بھی آ سکتا ہے. چلیں دیکھتے ہیں، وقت بتائے گا. بہت شکریہ فیصل وابڈا صاحب، جنرل راشد قریشی صاحب اور حافظ سلمان بٹ صاحب، آپ تینوں نے ہمیں وقت دیا، اپنی رائے سے آگاہ کیا. ناظرین، ہم نے آج بات کی مودی صاحب کے اوتھ ٹیکنگ سیریمنی کے بعد کی صورتحال کیا ہوگی. کل کی ملاقات کے حوالے سے ہم نے کچھ پریڈکشنز بھی کرنے کی کوشش کی ہے، لیکن نتیجہ یہی نکلا ہے کہ کل کوئی نتیجہ نہیں نکلے گا. اس کے ساتھ ہی مجھے اجازت دیجیے.